माता रानी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ मुझे उसमें सफलता मिले। अपने लक्ष्य की तरफ जो मैंने अपने पंख फैलाए हैं उसकी उड़ान की दिशा सही हो। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है जो बाहर की हॉल से आ रही थी। उस आवाज में घुली मिठास और आत्मविश्वास उसके होठों पर मुस्कान ले आता है। एक बात आप सब याद रखिएगा, दुनिया में सब कुछ एक तरफ और आत्मसम्मान एक तरफ। अपनों की भलाई के लिए हर हद पार कर जाओ, लेकिन अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर उंगली उठाए तो उसे उसकी हद उसी वक्त बता दो। वो लड़की उठकर हॉल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ एक महिला कुछ औरतों को पढ़ा रही थी। बैठी हुई महिलाओं में से एक महिला बोलती है, मैडम जी, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें जिंदगी जीने का एक नया ढंग सिखाया, वरना मेरे पति के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे घर वालों ने तो मुझे घर में पड़ा कूड़ा समझ लिया था। उसी की बात का समर्थन करते हुए दूसरी औरत कहती है, मीना बहन सही कह रही है, मेरे पति ने भी तो मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। पहनने ओढ़ने का सलीका था उसमें और मैं उनके साथ खड़े होने लायक नहीं थी। ये कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोना बंद करो सुमित्रा, अगर तुम्हारे पति को उसके स्तर से कम लगती थी तो उसे तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारी कमियों को दूर करना चाहिए था, ना कि तुम्हें छोड़कर चले जाना था। पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, एक दूसरे का साथ देने वाला, ना कि साथ छोड़ने वाला। आप सही कहती हैं, जो मैंने सहा वो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं सहने दूंगी और उसके पहले मैं खुद उसे लायक बनाऊंगी जिससे उसे एक अच्छी परवरिश दे सकूं। ये हुई ना बात, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल गणित पढ़ेंगे। जी। वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। तभी कोई पीछे से आकर अमिता के गले लग जाता है। अमिता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आ गया मेरा बच्चा, माता रानी से सेटिंग कराई आज के लिए। यस मामा, वैसे भी ये मेरे और उनके बीच की बात है, पर्सनल टॉक यू नो। अच्छा, पर्सनल टॉक। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए मामा कि आज जब मैं घर लौटूं तो मन में खुशियां भरकर लौटूं। रिद्धि बेटा, मेरा आशीर्वाद तुझे मांगने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमेशा तेरे साथ है। और वैसे भी जब माता रानी का आशीर्वाद ले आई है तब तुझे सफल होने से कौन रोक सकता है। नहीं मम्मा, माता रानी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन उनका साक्षात स्वरूप मैंने आप में देखा है। शक्ति और सम्मान दोनों मैंने आप में पाए हैं, इसलिए आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अमिता जी मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान तुम्हें जिंदगी की हर राह में सफलता दे। मैं चलती हूँ। ठीक है। रिद्धि अपने घर से चली जाती है। वो एक ऑफिस के सामने पहुँचती है। वो ऑफिस के अंदर जाती है और रिसेप्शन पर पहुँचती है। एक्सक्यूज मी, आई एम रिद्धि अग्रवाल, मुझे मिस्टर भाटिया से मिलना है। मेरी उनसे बात हुई थी एक फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए, मैं वही लेकर आई हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी इन्फॉर्म हिम। श्योर। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर भाटिया को कॉल करती है। ओके सर। रिसेप्शनिस्ट रिद्धि से कहती है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एक्चुअली भाटिया सर बॉस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है। ओके, आई वेट। वो सोफे पर बैठ जाती है। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे मिस्टर भाटिया के केबिन में जाने को कहती हैं। रिद्धि मिस्टर भाटिया के केबिन में पहुंचती हैं। मैं आई कम इन सर? यस मिस रिद्धि। रिद्धि केबिन में कुर्सी पर बैठ जाती है। वो उन्हें अपने साथ लाई फाइल देती है। सर ये लीजिए स्क्रिप्ट। मिस्टर भाटिया उसकी दी हुई स्क्रिप्ट देखते हैं। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से तो एक औरत के संघर्ष की कहानी है। जी आपने सही समझा। हमारी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट शब्द आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इसका सही मतलब भी नहीं पता। जैसे कि जरा डिटेल में समझाइए। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब बहुत से लोगों के लिए सिर्फ मन के कपड़े पहनने की आजादी, देर रात तक घर से बाहर रहने की छूट तक ही सीमित होकर रह गया है। अगर उन्हें कोई कुछ समझाने की कोशिश करे तो जवाब होता है, आपको क्या, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। लेकिन क्या सच में नारी शक्ति सिर्फ इन आंकड़ों से तोली जा सकती है? मेरी स्क्रिप्ट नारी के उस रूप की है जो वाकई में समाज के लिए उदाहरण है। जिंदगी से ठोकर खाई हुई एक औरत जो खुद को संभाल कर अपने पैरों पर खड़ी होती है। मिस्टर भाटिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर से वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। क्या हुआ सर, आप मुस्कुरा रही हैं? आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी? नो नो, नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट आई मस्ट से कि समाज के एक बहुत अच्छे पहलू को उठाया है आपने। मुझे आपकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी। मैं सर के साथ इसे डिस्कस करूंगा।
आई एम श्योर उन्हें भी पसंद आएगी। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। रिद्धि खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सर, मैं चलती हूँ। रिद्धि वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर भाटिया उसे रोकते हैं। मिस रिद्धि, आपको देखकर आज किसी की याद आ गई। बहुत सालों बाद वैसा ही आत्मविश्वास किसी में दिखा है। रिद्धि उनसे सवालिया निगाहों से देखती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। रिद्धि मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। हेलो मम्मा। हाँ रिद्धि बोल। यहाँ की मैनेजर को मेरी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। अमिता जी खुश होते हुए बोलती है, सच? मुझे तो पता ही था, मेरी बेटी कुछ लिखे और किसी को पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि वो अपने बॉस से डिस्कस करेंगे और जहाँ तक है उन्हें भी पसंद आएगी स्क्रिप्ट। जैसा भी होगा मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन एक बात की शिकायत है मुझे तुझसे। क्या? तूने अपनी स्क्रिप्ट मुझे नहीं पढ़ाई? सरप्राइज है मम्मा। मैं चाहती हूँ कि आप सीधे मूवी देखें। वो मैं इमोशन आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल अब जल्दी से घर आजा, तेरा फेवरेट खाना बनाया है। आती हूँ। और वो ऑटो से अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी नजर एक बहुत बड़े से बंगलों पर आकर रुकती है। उस बंगलों से एक कमरे में हम देखते हैं कि एक लड़का सूट पहने शीशे के सामने खड़ा है। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आती है, दक्ष। वो लड़का पलट कर देखता है तो दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। अरे डैड आइए ना। वो रूम में आते हैं। रेडी फॉर द ऑफिस? यस डैड, मिस्टर भाटिया का फोन आया था। बता रहे थे कि काफी अच्छी स्क्रिप्ट आई है हमारी अगली मूवी के लिए। ओह आई सी। जी वही देखने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि ऐसा क्या खास है जो मिस्टर भाटिया को इतना पसंद आ गया। जाओ जाओ। बाय द वे आप ऑफिस नहीं चल रहे? नहीं, मैं आज नहीं आ रहा, मुझे कुछ काम है। ये आपको हर साल आज के दिन क्या काम होता है? वैसे तो आप कभी ऑफिस मिस नहीं करते। उसके पिता एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ। ओके। वो जाने लगता है और दरवाजे के पास जाकर पलटकर अपने पिता की तरफ देखता है। दक्ष मन में सोचता है, मैं आपका दर्द जानता हूँ डैड, समझता भी हूँ, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपने घर में खाना खा रही होती है। मम्मा आप इतनी जल्दी में खाना क्यों खा रही हैं? मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है। हर साल आपको इसी दिन ऐसा कौन सा काम होता है जो आप कभी मिस नहीं करती? वो आप नहीं बताना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। वो चली जाती है और रिद्धि उन्हें जाते हुए देखती है। अनिकेत की गाड़ी एक छोटे से घर के आगे आकर रुकती है। उस घर को देखते हुए ना जाने अनिकेत की जिंदगी के कौन से पन्ने अपने आप पलटने लगे, जिसकी गूंज उसके कानों में गूंजने लगी। अनिकेत, ये हमारा घर है। हाँ सॉरी, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि हमारे सपने ना समा पाए इसमें। हमारे सपनों का महल है ये। दोनों के हंसने की आवाज आती है। अनिकेत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दक्ष ऑफिस पहुँचता है। मिस्टर भाटिया उसके केबिन में आते हैं और उसे स्क्रिप्ट देते हैं। सर ये देखिए स्क्रिप्ट, एक लड़की आई थी, वो देकर गई, मुझे काफी अच्छी लगी, यूनिक कॉन्सेप्ट है। दक्ष स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। मैंने उस लड़की से कह दिया है कि जहाँ तक है सर को भी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ। दक्ष बीच में बोल पड़ता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट सर काफी अच्छी स्क्रिप्ट है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिस्टर भाटिया, मूवीज में सच्चाई भी होनी चाहिए। इसमें औरत का जो रूप लिखा है वो रूप मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ पर इसका उल्टा जरूर देखा है, धोखा, छल और फरेब। पर सर आप ये स्क्रिप्ट उस लड़की को वापस कर दीजिए, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। ओके सर। मिस्टर भाटिया केबिन से चले जाते हैं। वो रिद्धि को फोन करते हैं। हेलो मिस रिद्धि। यस सर। बॉस ने आपकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है। आई एम सॉरी। पर क्यों? उन्हें पसंद नहीं आई। आप कल आकर स्क्रिप्ट वापस ले जाइएगा। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दो अजनबी जिनकी सोच और विचारों में इतना अंतर है, क्या होगा जब आमने सामने आएंगे, जानने के लिए